नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे सहायक संधि के बारे में बताएंगे। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं। सहायक संधि यानी सहायक संधि का परिचय। सहायक संधि होती क्या है? सहायक संधि जो है वो सबसे पहले बेलेजली ने शुरू की थी। ठीक है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो था बेलेजली, उसने सहायक संधि इसलिए शुरू की थी क्योंकि जो भारतीय राजा हैं इन पर उसने अपना अधिकार जमाने के लिए सहायक संधि शुरू की थी। ठीक है, और इसकी कुछ जो शर्तें थीं वो शर्तें मानने के लिए बाध्य किया जो भारतीय शासक थे। और उन्होंने सहायक संधि जब स्वीकार कर ली तो धीरे धीरे भारतीय जो राजा थे उनके राज्यों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया और इसी प्रकार पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो सहायक संधि बेसिकली थी क्या? तो सहायक संधि जो है वो कुछ ऐसी शर्तें थी जो भारतीय राजा जो थे उन्हें माननी पड़ती थी। और सहायक संधि इसलिए भारतीय राजाओं को रखनी जरूरी पड़ गई क्योंकि वे असंगठित थे। क्योंकि भारतीय जो राजा थे तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे, तो इसी वजह से उन्हें मजबूरी में अपनी सहायता के लिए अंग्रेजों से सहायक संधि करनी पड़ी। तो इसी वजह से सहायक जो संधि है उसकी जो एक कूटनीतिक चाल थी बेलेजली की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बेलेजली था गवर्नर, उसने इसीलिए सहायक संधि उसने भी स्वीकार की क्योंकि उसे पता था कि सहायक संधि के माध्यम से ही हम भारतीय राज्यों को अपने कब्जे में कर सकेंगे। इसी वजह से उसने सहायक संधि की जो शर्तें थी वो काफ़ी कठोर शर्तें रखी और उन शर्तों को भारतीय शासकों से मनवाया उन्होंने। ठीक है, तो शर्तें कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी सेना रखना। अब जो भारतीय जो राजा थे तो उन्हें अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, यानी अंग्रेजी जो सेना थी वो भारतीय राज्य में रहती थी। जो भी शासक सहायक संधि स्वीकार करते थे उन्हें अपने राज्य में अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्चा खुद शासक देते थे, यानी खर्चा जो सेना का था वो राजा खर्च करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का। ठीक है भाई, अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करना। अंग्रेजों का आधिपत्य जो था वो स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, जो भारतीय शासक थे जो भी सहायक संधि स्वीकार करते थे कंपनी की, ठीक है, उन्हें उनका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था। यानी वो जो भी कहते थे अंग्रेज वो भारतीय शासकों को करना पड़ता था। ठीक है, तीसरा जो शर्त जो थी अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति का मानना। अंग्रेज जो थे, ठीक है, वो ये मनवाना चाहते थे भारतीय शासकों से कि वो उसे सर्वोच्च शक्ति माने, यानी जो भारतीय शासक थे, ठीक है, वो अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति के रूप में देखें और समझें। ठीक है, यानी सर्वोच्च शक्ति जो भी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसीलिए भारतीय शासकों पर, ठीक है, मनवाया गया कि सर्वोच्च शक्ति जो है वो अंग्रेज ही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। ठीक है, नंबर 4, किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी में ना रखना। ठीक, अब अंग्रेज जो थे वो सहायक संधि के माध्यम से उन्हें ये भी मौका मिल गया कि जो अन्य जो कंपनियां थीं, यूरोपीय जो अन्य कंपनियां थीं, वो भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप ना कर सकें, इसलिए क्योंकि उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना रच सके राजाओं से मिलकर। इसी वजह से उन्होंने जिस राजा के साथ सहायक संधि की अंग्रेजों ने, ठीक है, उस राजा से कह दिया था कि कोई भी अन्य यूरोपीय जैसे डच हैं, फ्रांसीसी हैं, तो पुर्तगाली हैं, तो ऐसे जो भी यूरोपीय थे वो उनकी इजाज़त के बिना उन्हें नौकरी पर नहीं रख सकते थे। यानी उनके राज्य में अन्य जो यूरोपीय थे वो नहीं आ सकते थे, उन्हें नौकरी नहीं करने देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं अन्य यूरोपीय। तो इसी वजह से उन्होंने अन्य जो यूरोपीय थे उन्हें उनके नौकरी करने पर पाबंदी लगा रखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने। ठीक है गाइस,
पांचवा जो है राज दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट। ठीक, एक जो शर्त थी वो ये भी थी कि राज दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहेगा, यानी एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। ठीक है, अब रेजिडेंट क्या होता है? प्रतिनिधि। अब यानी अंग्रेजों की तरफ से एक जो उच्च अधिकारी था वो राज दरबार में रहेगा और राज दरबार की जो भी कार्रवाइयाँ हैं उन पर निगाह रखेगा और समझेगा, ठीक, और देखेगा कि क्या हो रहा है राज दरबार में, क्या चल रहा है। ठीक है, यानी वो पूरी, ठीक है, जानकारी वहाँ से एकजुट करेगा, यानी सारी जानकारियाँ उसकी जो भी हैं वो वहाँ से प्राप्त करेगा। ठीक है, और वो इसीलिए वहाँ पर राज दरबार में प्रतिनिधि बैठाया जाएगा कंपनी का, क्योंकि वो सारी गतिविधियाँ जो हैं उन पर नज़र रख सके। तो इसी वजह से एक अंग्रेजी रेजिडेंट राज दरबार में रखा गया था, ये भी एक शर्त थी। ठीक है, अब इस शर्त के बाद बताएंगे कि अंग्रेजों को कौन कौन से लाभ हुए, सहायक संधि से अंग्रेजों को कौन कौन से लाभ हुए, और जो देसी जो राजा थे, भारतीय जो राजा थे, उन्हें कौन कौन से नुकसान हुए। तो हम पहले बात करते हैं कि कौन कौन से इन्हें लाभ हुए। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ, ठीक, यानी सहायक संधि की ये तो शर्तें थी, ठीक, और ये लाभ है। ठीक है, लाभ ये हुआ कि जो अंग्रेज थे अब उन्हें सहायक संधि उन्होंने कर ली देसी राजाओं से, तो उनकी आय बढ़ी, यानी जो भारतीय जो राजा थे, ठीक है, उनसे उन्होंने काफ़ी धन लिया। ठीक है, धन लिया, और जो उनकी सेना थी, ठीक, उस पर भी उनका बिल्कुल खर्च नहीं होता था, क्योंकि जो भारतीय राजा थे वो उनकी सेना का खर्च उठाते थे। ठीक है, तो उनके यहाँ से काफ़ी शक्तिशाली बन गए जो अंग्रेज थे, इसीलिए उन्हें सहायक संधि में एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। ठीक है, उनकी आय में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। ठीक है, राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण। अब राज्यों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, यानी जो भी सहायक संधि के माध्यम से जो राजा थे उन पर उनका पूरा नियंत्रण रहा, क्योंकि एक तो रेजिडेंट रहता था, यानी प्रतिनिधि जो था वो रहता था उनके राज दरबार में। ठीक है, और दूसरा जो उनकी सेना थी, ठीक है, सेना भी वो रहती थी भारतीय राजाओं के पास, अंग्रेजों की, तो वो जो सेना जो थी वो अंग्रेजों की बात मानती थी, राजाओं की नहीं। ठीक है, तो और जबकि तनख्वाह जो थी सैनिकों की वो राजा देता था। ठीक है, तो राज्यों पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था, यानी राजा चाहकर भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था, और उनकी जो विदेश नीति थी वो भी उनके हाथ में थी, अंग्रेजों के, भारतीय राजाओं के। ठीक है, और जो उनका जो धन था, राजकोष था, ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने सब पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक, कंपनी राज्य सुरक्षित। ठीक, अब कंपनी राज्य सुरक्षित हो गया। कंपनी राज्य सुरक्षित इसलिए हो गया क्योंकि पहले जो कंपनियां थी, ठीक है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो किसी राजा महाराजा से भिड़ सकें सीधे सीधे। ठीक है, लेकिन अब उन्हें राजाओं का समर्थन मिल गया। ठीक है, राजाओं का समर्थन मिला, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी उसकी जो सेना है कंपनी की, वो भी काफ़ी मजबूत हो गई। तो सेना जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गई, और उधर जो भारतीय जो खजाना है, ठीक है, वो भी उनके हाथ लग गया। ठीक है, तो अब जो उनकी शक्ति है वो काफ़ी मजबूत हो गई। अब आंतरिक विद्रोह भी नहीं हो सकते, क्योंकि आंतरिक विद्रोह जो है वो पहले राजा ही कर पाते थे, अब आंतरिक विद्रोह भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि राजा जो है वो फंस चुका है बिल्कुल अंग्रेजों के बीच में, तो अब वो आंतरिक विद्रोह भी नहीं कर सकता, ना ही कोई राजा किसी अन्य यूरोपी से मदद ले सकता है, ठीक है, जो उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच सके। तो इस तरीके से ना ही कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, क्योंकि बाह्य जो अगर आक्रमण होगा, ठीक है, तो उसके लिए राजा जिम्मेदार है। ठीक है, क्योंकि राजा के ही संरक्षण में कंपनी ने सेना रख रखी है। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक जो विद्रोह है उनसे कंपनी जो है वो सुरक्षित हो गई है। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी उन पर आक्रमण या अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है,
चौथा है राजाओं की शक्ति कम। अब जो भारतीय राजा थे उनकी शक्ति कम होती चली गई। अब भारतीय राजाओं की शक्ति इसलिए कम होती चली गई क्योंकि उनकी खुद की सेना नहीं है, ठीक है। और जो अंग्रेजी प्रेसिडेंट है, रेजिडेंट है, अब रेजिडेंट जो है वो सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, यानी सभी जो भी कामकाज हो रहे हैं उनको सब पर अपनी निगरानी रखता है एक अंग्रेज रेजिडेंट, यानी प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। तो जो भारतीय राजा वो किसी से अन्य राजा से मिल भी नहीं सकते उनकी अनुमति के बगैर, ठीक है। तो जो भी करना होता है वो अंग्रेजों के सामने ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो राजा हैं, ठीक है, उनकी शक्ति जो है बिल्कुल कम होती चली गई, ठीक है। अब पांचवा है केवल अंग्रेजी सेना व कर्मचारी रखना, ठीक है। अब एक लाभ ये भी हो गया कि जो भारतीय राजा हैं, ठीक है, जो भी भारतीय शासक हैं या भारतीय राज्य के अंतर्गत केवल अंग्रेजी अधिकारी, ठीक, और अंग्रेजी ही कर्मचारी रखे जा सकते हैं, सेवाओं में नियुक्त किए जा सकते हैं। अन्य कोई भी जैसे पुर्तगाली हैं, फ्रांसीसी, अन्य कोई भी यूरोपीय जितने भी जो व्यापारी थे, कोई भी कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, केवल अंग्रेज जो है वो ही नियुक्त किए जाएंगे। तो ये भी एक फायदा अंग्रेजों को हो गया, ठीक है, जिससे और भी भारतीय जो राजाओं की शक्ति है वो कमजोर होती चली गई, क्योंकि जो शासन था वो सीधे सीधे उनके नियंत्रण में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक तो इनका लाभ था सहायक संधि है, ठीक है। पहले सहायक संधि के बारे में आपको बताया, फिर मैंने शर्तें बताई सहायक संधि की, ठीक है। उसके बाद कौन से लाभ हुए अंग्रेजों को, ठीक है। अब भारतीय जो राजा हैं उन्हें कौन कौन से नुकसान हुए, ठीक है। तो दोस्तों सहायक संधि के दोष, कौन कौन से सहायक संधि के दोष हैं, ठीक है। तो सहायक संधि के दोष, नंबर 1, देसी राजाओं के अधिकार न रहना, ठीक। तो जो कौन कौन से दोष हैं, ठीक है, तो देसी जो राजा हैं उनके राजनीतिक जो अधिकार हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए। जब सहायक संधि अंग्रेजों की उनके ऊपर लागू हुई तो जो भी उनके राजनीतिक अधिकार हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गए, ठीक। यानी अब उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हर काम उन्हें अंग्रेजों के माध्यम से ही करना पड़ता था, ठीक है। जो अंग्रेज चाहते थे वही उन्हें करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा है देसी राजाओं में कुव्यवस्था फैलना, ठीक है। अब जो सहायक संधि के माध्यम से जो भारतीय राज्यों पर, ठीक है, इनका कब्जा हो गया, देसी राज्यों का, ठीक है, यानी देसी राज्यों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें अशांति फैल गई, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार से काफ़ी परेशान हो गई जनता, ठीक है। और जो राजा था वो भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था सहायक संधि के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी जो भी कोई बात थी उस पर निर्णय नहीं ले सकता था, किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं था इस वजह से, ठीक है। इसी वजह से जो भारतीय राज्य थे उन पर कुव्यवस्था वहाँ फैल गई, यानी वहाँ पर अशांति ज़्यादा हो गई, ठीक है। तीसरा कारण है, ठीक है, तीसरा कारण वो राजाओं की दयनीय आर्थिक स्थिति, ठीक है। राजाओं की जो स्थिति है वो दयनीय हो गई। अब राजाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय इसलिए हो गई क्योंकि जो भारतीय जो 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 अंग्रेज जो थे, ठीक है, उनकी जो सेना थी उस पर भारतीय राजा ही खर्च करते थे, यानी पैसा जो भी था भारतीय जो राजा थे वही सेना को देते थे, ठीक है। और जो वहाँ पर रेजिडेंट रहता था, ठीक, उसका भी खर्चा यही उठाते थे, ठीक है। उसके बावजूद भी कई जो चीज़ें हैं, यानी जो और भी कई खर्चे थे, ठीक है, उसकी मांग जो अंग्रेज जो थे वो करते रहते थे, ठीक है। तो इस वजह से उन पर काफ़ी दबाव बनता जा रहा था अंग्रेजों का भारतीय राजाओं पर। तो इसी वजह से जो भारतीय जो राजा थे उनकी जो स्थिति है वो दयनीय होती चली गई, ठीक है। तो इसी प्रकार, ठीक है, तो ये जो थे वो सहायक संधि के दोष, पहले मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया, फिर सहायक संधि के जो गुण थे, यानी इसका पहले जो शर्तें थी, फिर गुण, ठीक, और फिर दोष, ठीक, कि कौन कौन से लाभ हुए सहायक संधि से और कौन कौन सी उनके शर्तें थी, और जो भारतीय जो राजा थे उन्हें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़े सहायक संधि के,
ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे जो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारे वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद।